नाम से स्पष्ट है। यानी जो ऐसा त्रिभुज, हाँ क्या बताओ, हाँ ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक का हो, ज्यादा का हो, जैसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। किस तरीके का? देखिए ये कोण जो है 90 डिग्री का कहाँ होता, ऐसा होता, ऐसा होता, देखिए 90 से थोड़ा ज्यादा हो गया, 90 का इस तरीके का होता है। ये 90 डिग्री है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन इस लाइन पे बिल्कुल सीधी खड़ी हो, ये तो कोण बनेगा दोनों हाथों के बीच में, ये 90 डिग्री का कोण। इससे इधर जाएंगे तो 90 से कम हो गया, ये न्यून कोण हो गया। और अगर 90 से हम थोड़ा ज्यादा चले गए, ये ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये हो गया अधिक कोण। यानी ये जो कोण बनेगा ये 90 से ज्यादा का हो गया। जैसे मान लीजिए 110 डिग्री का अगर हो गया, 90 से ज्यादा 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, 90 से ज्यादा तो 90.5 भी हो सकता है ना, 90.1 भी हो सकता है, तो वो अधिक कोण में आएगा। बाकी दो से कोई मतलब नहीं है, बाकी दो तो न्यून कोण ही होगी। एक कोण यदि 90 से ज्यादा का है तो अधिक कोण, एक कोण यदि 90 डिग्री का है तो समकोण, और तीनों ही 90 से कम के हैं तो न्यून कोण। इनकी परिभाषाएं अच्छी तरीके से रखिए, आप समझ लीजिए, केवल रटिए नहीं, समझ लीजिए। जब आप किसी चैप्टर की शुरुआत करें, किसी भी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करें, तो उस टॉपिक के बारे में सब कुछ जान लो पहले। त्रिभुज पढ़ना चाह रहे हैं हम, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा कैसे हम डिफाइन करेंगे त्रिभुज को, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज की क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे हम किसी त्रिभुज को पहचानेंगे, इतना हमें सीखना होगा, तब हम त्रिभुज के बारे में आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ये जो आप सर्वांग समता पढ़ के आए होंगे 9th क्लास में, पढ़िए और इस क्लास में आप समरूपता पढ़ रहे होंगे, क्या भाई कुछ पता चल रहा है? समरूपता पढ़िए, त्रिभुजों की समरूपता, SSS, SAS 9th में पढ़ी होगी ना सर्वांग समता, तो 9th में तो समरूपता पढ़ा, अभी पहुंचे ही होंगे लोग। 9th में आपने सर्वांग समता पढ़ी होगी। सर्वांग समता और समरूपता में भी अंतर है, देखने में कैसे लगते हैं। सर्वांग सम नाम से स्पष्ट, सर्व अंग सम, जिसके सारे के सारे अंग समान है। जैसे ये हथेली, अगर इस हथेली को इस हथेली के ऊपर रख दूं तो ये हथेली बिल्कुल एक हथेली लगेगी, यानी इस हथेली को इस हथेली ने पूरा पूरा घेर लिया, यानी ये हथेली इस हथेली के सर्वांग सम है। इसके सारे अंग इस हथेली के सारे अंगों से मेल खाते हैं, बराबर है, ठीक है, तो ये होता है सर्वांग सम। एक आकृति को जब दूसरी आकृति पर रख दे और वो उस आकृति को पूरा पूरा घेर ले तो हम कहेंगे वो दोनों आकृतियां आपस में सर्वांग सम है। समझे कि नहीं? और अब आप इसमें पढ़ने वाले हैं 10th क्लास में समरूपता, जिसमें रूप एक जैसा हो, आकार एक जैसा होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक हथेली ये ले लूं, वो एक छोटे बच्चे की हथेली ले लूं, इतनी बड़ी, कोई 1 साल का बच्चा या 6 महीने के बच्चे की इतनी बड़ी हथेली, तो हथेली तो एक जैसी दिखेंगी, इसमें वही 5 उंगली है, सब कुछ एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है। हथेली इतनी बड़ी ले लूं, एक इतनी बड़ी हथेली ले लूं, तो ये दोनों समरूप हथेलियां कहलाएंगी, सर्वांग सम नहीं कहलाएंगी। सर्वांग सम में तो आकार भी बराबर होना चाहिए, इसमें आकार मैटर नहीं करता, इसमें अनुपातिक होना चाहिए। मतलब इस उंगली का उस छोटे बच्चे की उंगली से जो अनुपात है, वही इस अंगूठे का उस छोटे बच्चे के अंगूठे से अनुपात होना चाहिए। इसमें हम अनुपात देखेंगे, उसमें लंबाई को देखते हैं कि बराबर लंबाई है कि। अब आगे पढ़ेंगे जब इसको पढ़ाना शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको ही बता रहा हूँ, जो भी आप संस्कृत पढ़ते हो, तो समरूपता को पहले अपने अंदर आत्मसात कर लेना कि समरूपता चीज क्या है। समरूप, जिसमें केवल रूप समान हो, आकार एक जैसा होना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए एक मैंने ये आने वाला है आपका, ये मत सोचना कि ये कोई अलग चीज है, या पढ़ने वाले ज्योमेट्री, जैसे एक मैंने वृत्त बना दिया और एक और वृत्त बना दिया। वृत्त तो गोल ही होते हैं, सर्कुलर है ना, तो ये दोनों वृत्त आपस में सर्वांग सम है या समरूप है? ये समरूप है। कैसे है भाई? इनका रूप एक जैसा है कि नहीं है? आकार से मतलब नहीं है, आकार छोटा बड़े से कोई मतलब नहीं है, इनका रूप एक समान है तो वो समरूप कहलाएगा। सर्वांग सम ये होता है, जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया,
और फिर एक और 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला एक और वृत्त बना है। ये दोनों सर्वांग सम कहलाएंगे, क्योंकि इस वाले को उठा के जब इस तरह लूंगा तो पूरा घेर लेगा। इनके सारे अंग समान होंगे। इसकी परिधि के बराबर होगी, इसका व्यास इसके व्यास के बराबर होगा, इसकी कोई एक कॉर्ड उसकी जो यहाँ इधर भी लेंगे एक कॉर्ड उसके बराबर होगी, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या आपस में बराबर होगी। लेकिन इनमें बराबर होने की जरूरत नहीं है, इनमें अनुपातिक हो सकती है। क्या हो सकती है? अनुपातिक। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पर ये 2 ही सेंटीमीटर है, तो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:2 हो गया। इसी प्रकार हम जब त्रिभुजों की बात करेंगे तो एक बड़ा त्रिभुज ले लिया आपने और एक छोटा त्रिभुज ले लिया। अब इन दोनों को हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे कि सर्वांग सम कहेंगे? समरूप कहेंगे क्योंकि दोनों का रूप एक जैसा है। रूप भी तब निर्धारित होगा जैसे मान लीजिए ABC और यहाँ PQR, ये भी समरूप